जेफ बेजोस को काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म मिलता है और लोग कहते हैं कि वो एलॉन मस्क को कॉपी कर रहे हैं अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन से। ऑफ कोर्स रॉकेट की लैंडिंग्स तो एक जैसी ही होती है और साथ साथ हो सकता है कुछ बाकी डेवलपमेंट्स भी एक जैसे लगें। और एक फन फैक्ट बताऊं, ब्लू ओरिजिन को एक्चुअली स्पेसएक्स से थोड़ा पहले फाउंड किया गया था और ब्लू ओरिजिन के गोल्स बिल्कुल ही अलग हैं स्पेसएक्स के गोल से। तो देख लेते हैं किस तरह से जेफ बेजोस का विजन बिल्कुल ही अलग है एलॉन मस्क के विजन से। इससे पहले कि हम लोग शुरुआत करें, हम सबको ये तो पता ही है कि दोनों ब्लू ओरिजिन और स्पेसएक्स फुली रियूजेबल रॉकेट्स बना रहे हैं, साथ साथ स्पेस ट्रेवल की कॉस्ट को कम कर रहे हैं और बहुत बड़े ह्यूमन स्पेस व्हीकल्स को टेस्ट कर रहे हैं। मगर ये हर स्पेस कंपनी के साथ सच है और ये तो सिर्फ फाउंडेशंस हैं कि रिलायबल और सेफ बना सकें हम लोग स्पेस ट्रेवल को। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे किस तरह से वो दोनों टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, बजाय कि दोनों टेक्नोलॉजीज किस तरह से सिमिलर है नेचर में। इसी चीज़ के साथ ही देख लेते हैं उनके पहले वेंचर्स को। आयरॉनिकली जो उनका सबसे पहला वेंचर है वो तो आइडेंटिकल है, मगर मैं वादा करता हूँ आपको कि यहीं से समानताएं खत्म हो जाती हैं सारी। दोनों स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन काम कर रहे हैं अपना खुद का सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को बनाने की स्टारलिंक और काइपर की मदद से। मगर ये गोल या विजन नहीं है दोनों में से किसी भी कंपनी का, ये तो एक फंड रेजिंग एफर्ट ज़्यादा है ताकि वो अपने असली गोल्स को पूरा कर सकें। मोर एवर यहाँ पे पहले से ही कई सारे सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स है पूरी दुनिया में, तो ये किसी भी तरह से नया आइडिया नहीं है दोनों में से किसी का। तो इस चीज़ को साइड कर देते हैं। सबसे पहला गोल है स्पेसएक्स के लिए कि वो मार्स पे पहुंच के उसे कॉलोनाइज करे, और वहीं पे ब्लू ओरिजिन का पहला गोल है कि वो चांद पे पहुंच के उसे कॉलोनाइज करे। स्पेसएक्स जो है कई सालों से काम कर रहा है अपने स्टारशिप रॉकेट पे, जो कि 1000 लोगों को मार्स पे एक बार में ले जा सकता है। और स्पेसएक्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो पर टिकट कॉस्ट को अपनी $5 लाख से नीचे लेके आएंगे। वहीं पे ब्लू ओरिजिन जो है अपने लूनर लैंडिंग पे काम कर रहा है जिसका नाम है द ब्लू मून। इस साल से पहले नासा ने एक्चुअली ब्लू ओरिजिन और उनके लूनर लैंडिंग को सिलेक्ट किया था ताकि हम चांद पे वापस जा सके 2024 में। और जेफ बेजोस ने कहा था चांद पे जाने का समय आ चुका है वापस से, मगर इस बार हम लोग वहाँ रहेंगे। तो जैसे ही उनके शुरुआती डेवलपमेंट्स और फंड रेजिंग एफर्ट जो है सैटेलाइट इंटरनेट के साथ पूरे हो जाएंगे, ब्लू ओरिजिन उम्मीद कर रहा है कि वो चांद को कॉलोनाइज कर लेंगे। वहीं पे स्पेसएक्स उम्मीद कर रहे हैं कि वो मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे। हो सकता है अब आप यहाँ पे कहो यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो अलग अलग टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ को तो कॉलोनाइज कर रहे हैं मगर आइडिया तो सेम ही है ना। हाँ, आपकी बात सही है, मगर यहीं पे दोनों के विजन अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं। इस पॉइंट पे एलॉन मस्क चाहते हैं कि मार्स को कॉलोनाइज करना चाहिए, मार्स पे सिविलाइजेशन बनानी चाहिए और इसी के साथ साथ पूरे प्लेनेट को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। वहीं पे जेफ बेजोस चाहते हैं कि एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और बाकी हैवी इंडस्ट्रीज़ को इनहेबिटेबल प्लैनेट्स पे मूव कर दिया जाए। यहाँ पे एक बात है, दोनों जेफ बेजोस और एलॉन मस्क एग्री तो करते हैं इस बात पे कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बिना हमारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाएगी एक दिन, मगर जो रीजंस है दोनों ही प्रोवाइड करते हैं वो बिल्कुल ही अलग है। एलॉन मस्क को ये डर है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन के बिना यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी जो इंसानों को मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने में। वहीं पे जेफ बेजोस को ये डर लगता है कि बिना स्पेस एक्सप्लोरेशन के यहाँ पे बहुत सारी ग्रोथ लिमिटेशन आ जाएंगी पृथ्वी में ही। दूसरे शब्दों में एलॉन मस्क को ये डर है कि साइकोलॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, वहीं पे जेफ बेजोस को ये डर है कि लॉजिस्टिकल रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। अब यहाँ पे एक बात है, हम लोग पहले से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक कुछ ही समय की बात है कि पृथ्वी जो है वो हमारी एनर्जी नीड्स को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, अकॉर्डिंग टू जेफ बेजोस एज वेल एज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हमारी बॉडी को सिर्फ 100 वॉट की एनर्जी हर घंटे पे ज़रूरत होती है, जो कि 60 वॉट तो उसमें से दिमाग में जाती है। तो बेसिकली हमारी बॉडी जो है 100 वॉट के लाइट बल्ब जितनी एफिशिएंट है। ऑफ कोर्स अगर आप फिजिकली डिमांडिंग कामों को कर रहे हो जैसे कि दौड़ना या फिर वेट लिफ्टिंग करना, तो ये नंबर हंड्रेड्स ऑफ वॉट्स पर आवर में चला जाता है। मगर जो एनर्जी चाहिए होती है लाइफ को सस्टेन करने के लिए वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 100 वॉट की है। वहीं पे जो आम इंसान है वो डेवलप कंट्री में जो रहता है वो 11,000 वॉट्स हर घंटे इस्तेमाल करता है। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है जो कि वो डेली बेसिस पे करते हैं, चाहे वो एनर्जी को डायरेक्टली लेना हो या फिर इनडायरेक्टली यूज़ करना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डायरेक्टली एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हो, चाहे आपका फ़ोन इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटर, टीवी या बाकी कोई भी चीज़। इसी के साथ ही कई सारी इनडायरेक्ट एनर्जी की नीड्स भी पड़ती है हमें। बहुत सारे ट्रैक्टर्स को चलना पड़ता है उसके लिए, साथ साथ कई सारे सेमी ट्रक्स को भी चलना पड़ता है, कई सारे सब्जी वालों को भी खुला रहना पड़ता है ताकि आप खाना खा सको आज। और ये सेम चीज़ पानी के लिए भी है और आप गार्बेज जो फेंकते हो उसके लिए भी है। आप लोगों को पॉइंट तो मिल गया होगा। अमेरिकन इसी के साथ साथ काफ़ी सारे वेस्टर्न लोग जो है वो कई गुना ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं जितनी उनको ज़रूरत होती है सिंपली ज़िंदा रहने के लिए। एक आम अमेरिकन का घर जो है ना वो आराम से 100 से ज़्यादा लोगों को ज़िंदा रहने में मदद कर सकता है। और ये नंबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, इवन दो हम काफ़ी सारी एडवांसमेंट कर चुके हैं एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में।
ये किसी भी तरह से बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि हमने कई सारे एंटरटेनमेंट और लग्जरीज के फॉर्म को ढूंढ लिया है जो कि बहुत सारा एनर्जी को ड्रेन करते हैं। मगर आगे बढ़ते हुए क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज भी कैचअप करने वाली है, हमें और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। और अगर कुछ % की भी ग्रोथ भी होती है ना इन टर्म्स ऑफ हर साल एनर्जी कंजप्शन में, तो कुछ ही 100 सालों में हर इंच को अगर अपन पृथ्वी को सोलर सेल से भी भर देंगे ना, तो हमारी सोसाइटी की डिमांड पूरी नहीं होने वाली। और जेफ बेजोस कहते हैं कि यही इवेंचुअल शॉर्टफॉल जो है वो असली एनर्जी क्राइसिस का कारण होने वाला है हमारी सोसाइटी में, और हमें फोकस करना चाहिए कि किस तरह से ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस को हम ख़त्म कर सकें। तो आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? वेल, जेफ बेजोस सजेस्ट करते हैं कि हमें बाकी प्लैनेट्स को यूज़ करना चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और इसकी वजह से हम ट्रिलियन ह्यूमंस को और ज़्यादा सस्टेन कर सकते हैं और हम एडवांटेज ले सकते हैं सोलर पावर कलेक्ट करके बाकी प्लैनेट से। और सच्चाई तो ये है कि हालांकि बाकी प्लैनेट्स पे जाना और उन्हें कॉलोनाइज करना काफ़ी कूल लगता है, मगर पृथ्वी जो है वो सबसे अच्छा प्लैनेट है जब बात आती है इंसान के रहने के लिए। मोर एवर प्लैनेट्स जैसे कि वीनस और मरकुरी है वो एक्सट्रीम मॉडिफिकेशन के बिना इंसानों की लाइफ को सपोर्ट ही नहीं कर सकते। वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल पे वो 92 गुना ज़्यादा है पृथ्वी से, और जो सरफेस टेम्परेचर है ना वीनस का वो 500 डिग्री सेल्सियस है या फिर 932 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसी वजह से बजाय कि प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने के ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में इंसानों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा सेंस बनाता है कि ऐसे प्लैनेट्स को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाए। जब आप इस चीज़ को सोचोगे कि ये प्लैनेट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी रिसीव करते हैं पृथ्वी या बाकी प्लैनेट्स के मुकाबले। फॉर एग्जांपल वीनस जो है ना 40% ज़्यादा सोलर एनर्जी प्राप्त करता है पृथ्वी से, और 240 गुना ज़्यादा मार्स से कंपेयर करें तो। इसी तरह से आई एम श्योर जो ब्राइट साइड है मरकरी की वो भी पृथ्वी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करती होगी क्योंकि वो सूरज के काफ़ी ज़्यादा पास है। तो जेफ बेजोस का जो प्लान है ना बेसिकली ये है कि इन प्लैनेट्स को इस्तेमाल करके सोसाइटी को पावर करना, मगर उन्हें सिर्फ एनर्जी से चिंता नहीं है और वो ऑफ प्लैनेट मैन्युफैक्चरिंग को भी करना चाहते हैं। इसमें तो कोई भी सवाल नहीं है कि हमारी पृथ्वी में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होता है मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, और हो सकता है कि आप कार्स को इलेक्ट्रिक कर दो या फिर प्लेन्स और रॉकेट्स को भी इलेक्ट्रिक कर दो, मगर बैटरीज़ को बनाने का क्या? क्योंकि एक सिंगल किलोवाट आवर की बैटरी को बनाने में 56 से 494 किलोग्राम CO2 का इस्तेमाल हो जाता है और वो नेचर में चला जाता है। तो इसकी वजह से अगर हम 100% इलेक्ट्रिक भी हो गए ना, तो बैटरी सेल्स को बनाने से ही काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन होने वाला है। इस चीज़ के अलावा यहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज़ है जो कि पोल्यूशन के बिना चल ही नहीं सकती, जैसे कई सारी केमिकल फैक्ट्रीज और ज़्यादा ज़रूरी एग्रीकल्चर जिसकी तो हमें ज़रूरत पड़ ही जाती है। इसी की वजह से एक सिविलाइजेशन को ज़ीरो पोल्यूशन के साथ चलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हालांकि हम एयर पोल्यूशन जो है पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, मगर पृथ्वी के अंदर तो रोक सकते हैं उसको। और यही एग्जैक्टली जेफ बेजोस भी सजेस्ट कर रहे हैं, क्यों ना हम सारी चीज़ों को पृथ्वी से बाहर ले जाएं जो कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती हैं। हम लोग फॉक्सकॉन और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर साथ ही बैटरी प्रोड्यूसर्स को जुपिटर, सैटर्न और इवन नेपट्टून में ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग उन प्लैनेट की सरफेस पे कुछ नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो गैस से बने हुए हैं, तो ऐसा करने पे तो हम उनके अंदर ही समा जाएंगे। मगर जुपिटर के 79 मून्स, सैटर्न के 82 मून्स और नेपट्टून के 14 मून्स का क्या? श्योर, वहाँ पे कई सारी स्पेस है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत के लिए। तो आइडियली इस पॉइंट तक सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो वहाँ पे ऑटोमेटेड हो जाएगी पूरी तरीके से, क्योंकि वहाँ पे कोई भी एक्चुअली रह नहीं सकता इतनी ख़राब जगहों पे। इसी वजह से सिंपली हमें मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत, मगर इन चीज़ों को अगर हम पृथ्वी से बाहर करते हैं ना, तो जेफ बेजोस बताते हैं कि प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिल जाएंगे। तो दिन के आखिर में अगर हम एक कदम पीछे आके ओवरऑल स्पेस विजन को देखें तो एलॉन मस्क बेसिकली एक छोटे बच्चे की तरह है जो कि मार्स पे जाना चाहते हैं और उसे कॉलोनाइज करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये कूल और एक्साइटिंग है। और ये कम्प्लीटली अच्छा है क्योंकि हम कई बार बहुत सारी चीज़ों को मज़े और एक्सपीरियंस के लिए करते हैं। वहीं पे जेफ बेजोस का जो है बिजनेस लाइक पर्सपेक्टिव है। हाँ, हो सकता है कि हम लोग मार्स को कॉलोनाइज कर लेंगे, मगर बाकी प्लैनेट्स या तो बहुत ज़्यादा ही गर्म है या फिर बहुत ज़्यादा ही ठंडे हैं, या फिर आधे से ज़्यादा तो उन पर हम खड़े भी नहीं रह सकते। तो इसकी वजह से हालांकि उन्हें कॉलोनाइज करने में तो कोई भी सेंस नहीं बनता, तो क्यों हम अपने फ़ायदे के लिए उनका इस्तेमाल ना करें। जो सूरज के पास प्लैनेट है उसे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, और गैस जाइंट्स हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी बीच हम लोग पृथ्वी पे रह के और इवेंचुअली मार्स पे रह के भी इन बाकी प्लैनेट्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जब मैंने इसे कह दिया है तो उनका प्लान जो है काफ़ी ज़्यादा डार्क और ख़राब लगता है, मगर या तो इस चीज़ को कर सकते हैं या फिर पृथ्वी को अपन ख़राब कर सकते हैं और अगले कुछ 100 सालों में ग्रोथ ख़त्म कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है कि हमारे खुद के प्लैनेट को ख़राब ना करें और प्रोग्रेस को ना रोकें हम लोग। मगर मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ के जज बनो। क्या आप लोगों को लगता है जेफ बेजोस के प्लान्स के फ़ायदे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने अच्छे से आपको समझाया दोनों के प्लान्स के बीच के डिफरेंस को। इसी के साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।